अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बस अपना सफ़र कर रही थी। बस के अंदर खिड़की के साथ लगकर जगन बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और ज़ुबान पर खुदा का जिक्र जारी था। रानी के बाप मुराद अहमद की हालत अजीब हो गई थी। रानी के जाने का इतना गम हुआ कि वो चुप ही हो गया। राह चलते हुए भी ऐसे लगता जैसे कोई सोया हुआ आदमी जा रहा है। जगन जब भी मुराद अहमद को देखता उसका दिल तड़प उठता। बहुत दिन इसी तरह देखने के बाद फिर एक दिन उसने मुराद अहमद को अपने पास बिठा लिया। ये पूछना मुनासिब है कि नहीं, लेकिन एक छोटे भाई के नाते पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, अपने इतने गमज़दा दिखाई देने लगे हैं। मुराद अहमद ने जगन की तरफ देखा। जगन ने बात ही ऐसे लहजे में की थी कि मुराद अहमद को लगा कि वो जगन को बता दे, शायद उसके गम का कोई हल निकल आए। और जब इंसान का दिल किसी गम से भरा हुआ हो तो वो दीवार को अपना दर्द सुनाकर दिल हल्का कर लेता है। तब मुराद अहमद ने रानी के जाने से लेकर वहां रुक जाने और फिर साफ आने का इनकार कर देने की सारी बातें उसके गोश गुजार कर दी। जगन एक एक बात गौर से सुन रहा था। उसे दुख हुआ। उसने पूछा, दोबारा जाने की कोशिश नहीं की? मेरे बेटे भी गए थे, लेकिन अजहर खान के आदमियों ने उन्हें हवेली में भी नहीं जाने दिया और शायद इसकी खबर रानी को भी नहीं होने दी थी। मुराद अहमद ने बताया। उसे कहते हुए दुख हुआ था। रानी बेटी के साथ उसकी एक मुलाजमा हुआ करती थी। जगन ने पूछा। हाँ रिमशा, मुराद अहमद ने कहा। वो आपके घर तक कैसे पहुंची? उसे मेरा एक दोस्त छोड़कर गया था। वो रानी की अच्छी दोस्त भी थी और मुलाजमा भी। जगन ने कुछ देर के बाद पूछा, अब वो कहाँ है? वो रानी के साथ ही चली गई थी, लेकिन हवेली में 2 दफ़ा गया था, वो मुझे नहीं मिली। जगन ने फिर खामोशी इख्तियार की और सोचने लगा कि वह बात को मज़ीद कैसे आगे बढ़ाए। मुराद अहमद बात करके खुद भी किसी गहरी खामोशी में खो जाता। एक गुजारिश करूं? जगन ने आहिस्ता से शाइस्ता लहजे में कहा। हाँ। मुराद अहमद ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और कहा, मेरे एक बहुत ही मोहतरम मेहरबान हैं, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह और रसूल की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उनके पास चलें। जगन ने कहा। मुराद अहमद ने उसकी बात सुनकर जगन की तरफ चौंक कर देखा, जैसे इस बात का ख्याल उसकी बात सुनकर ही आया हो। हाँ, मुझे यकीनन उनके पास जाना चाहिए, अभी चलें। मुराद अहमद फ़ौरन तैयार हो गए। जगन उनको हाफिज साहब के पास ले गया। इस वक्त भी वो अपने जिक्र में मशगूल थे। उनके पास जाते ही मुराद अहमद को ऐसा लगा जैसे उसे सुकून मिल गया हो। दिल को चैन आने लगा। मुज़तरिब और मुंतशिर दिल जैसे एतदाल में आ गया हो। भाई, अचानक हाफिज साहब ने होले से जगन को मुखातब किया। जी, जिस नौजवान का जिक्र आपने कल किया था, वो और उनकी बेटी एक दूसरे से 25 किलोमीटर के फासले पर हैं। हाफिज साहब ने धीमे लहजे में कहा। मुराद अहमद कुछ फासले पर दीवार के साथ लगकर बैठा हुआ था। वो अजीब सुकून में आ गया। एक दूसरे से 25 किलोमीटर के फासले पर। जगन ने उनकी तरफ देखकर हैरत से कहा, हाँ, उनकी बेटी मुश्किल में है। कमाला आबाद से 25 किलोमीटर के फासले पर एक पुराना प्लेटफार्म है। वहाँ एक रेलवे कॉलोनी हुआ करती थी। उसके आसपास उनकी बेटी को तलाश करो। मैं भी जिक्र करता हूँ और तुम भी करते हुए वहाँ चले जाओ। इस वक्त उनकी बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, हाफिज साहब ने कहा और उनकी ज़बान फिर जिक्र करने लगी। कमाला आबाद में जगन का चचाजाद रिहाइश पजीर था। वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। चुनाचा हाफिज साहब से मजीद हदायत देने के बाद जगन ने मुराद अहमद को उनके घर में छोड़ा और उसी वक्त कमालाबाद की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। कमालाबाद। कंडक्टर की तेज़ आवाज़ जगन के कानों से टकराई तो वो चौंक कर सीधा हो गया।
बस अभी चल रही थी। कुछ ही फासले पर कमालाबाद था। जब जगन कमालाबाद उतरा तो उसने दूर तक नजर दौड़ाई। इस जगह से उसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। वो पैदल ही अपने चचादाद भाई अब्दुल रहमान के घर की तरफ चल पड़ा। अब्दुल रहमान ने उसे दूर ही से देख लिया। अभी शाम के साये गहरे नहीं हुए थे। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए। अब्दुल रहमान उसे सीधा अपने घर के अंदर ले गया। उस घर में उसकी बीवी और उसके 3 छोटे बच्चे रिहाइश पजीर थे। अब्दुल रहमान की बीवी भी पुरतपाक अंदाज में उससे मिली। अब्दुल रहमान की बीवी रजिया जल्दी से बकरी का दूध लेकर आई। जगन ने वो दूध पिया और अभी उसने गिलास रखा ही था कि अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी आपको इसी नाम से पुकारा जाता है कि आपने अपना असल नाम बता दिया है? जगन मुस्कुराया, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा नाम ये नहीं है। मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। इसी नाम से लोग मुझे पुकारते हैं और अब तो अजीब सा भी नहीं लगता। आपका असल नाम तो कहीं खो गया ना? नाम क्या है, इंसान ना कहीं खो जाए, बस ये दुआ होनी चाहिए। एक बात तो बताओ अब्दुल रहमान, जगन ने अपनी असल बात की तरफ आते हुए कहा। हाँ पूछे, अब्दुल रहमान ने मतवज्जा होते हुए कहा। इसी असना में कमरे का बंद दरवाज़ा होले से बजा। जगन ही नहीं, अब्दुल रहमान की निगाहें भी उस कमरे की तरफ चली गई। अब्दुल रहमान अपनी जगह से उठता हुआ बोला, अभी आया भाई, और वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर है कोई? जगन ने रजिया से पूछा। उसके चेहरे पर हैरत थी और वो जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ कोई मुसाफिर है, बीमार हो गया था। जगन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसी असना में अब्दुल रहमान कमरे से बाहर झांकता हुआ बोला, भाई साहब 1 मिनट ज़रा अंदर तशरीफ़ ले आएं। जगन उस कमरे की तरफ चल पड़ा। जो ही उसने कमरे के अंदर झांका, चारपाई पर फहद बराजमान था। उसने भी जो ही जगन की तरफ देखा, वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। फहद को बहुत अफाका हो गया। उसके सोने के दौरान भी अब्दुल रहमान ने कुरान पाक पर उस पर दम किया था। उसे बहुत कुछ याद आ गया था और जो उसने जमाल शाह और उसके दोस्तों को मारा था वो उसके जहन में धुंध की तरह था। वाज़े नहीं हो रहा था कि ये वाक़यात किससे उसने सुने हैं कि कहीं पढ़े हैं। आप फहद के मुंह से निकला, तुम यहाँ? जगन ने भी उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अब्दुल रहमान ने मतहय्यर होकर दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। ये तो मेरे मोहल्ले का नौजवान है, ये यहाँ कैसे पहुँचा? जगन ने फहद की तरफ देखते हुए पूछा। अब्दुल रहमान ने अपने तक पहुँचने की सारी बात जगन के गोश गुजार दी और जितना फहद को याद था उसे बता दिया। उस वीरान मकान में कैद करने का वाक़या सुनाते हुए फहद को उनके नाम मालूम नहीं थे और उसने उनका नाम लिए बगैर ही बता दिया कि उन्होंने कैसे उसे वहाँ बंद किया और चले गए। उसके बाद वो यहाँ तक कैसे पहुँचा उसकी होश उसे भी नहीं थी। जगन ने उसके पास जाकर कहा, शुक्र करो तुम बच गए, वरना बहुत बुरा हो जाता और तुम कभी भी दोबारा अपनों से नहीं मिल पाते। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, फहद ने बेचैन होकर पूछा। तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन यहाँ आते हुए मैं उन्हें तसल्ली देकर आया था और उन्हें बताया था कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊँगा अगर खुदा ने चाहा, और खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए हो। मुझे अभी जाना है। फहद बेचैन हो गया। रानी से इश्क का भूत उतर गया क्या? जगन ने अचानक सवाल किया। फहद यकदम जगन की तरफ देखने लगा और मतानत से बोला, मैं रानी को कैसे भूल सकता हूँ? मैंने उससे मोहब्बत की है और वो भी जुनून की हद तक। उससे मिलोगे? आपके साथ है क्या? उसने मुस्तरब होकर पूछा। मेरे साथ नहीं है, जगन ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर कहाँ है वो? फहद ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। यहीं कहीं आसपास, जगन ने कहा। यहीं कहीं? कहाँ? फहद की हैरत बदस्तूर कायम थी। मैं उसे भी साथ ही ले जाने के लिए आया हूँ। तो फिर बताएं वो कहाँ हैं? फहद और भी बेकरार हो गया। उसे तलाश करना पड़ेगा, वो मुश्किल में है। एक ऐसी मुश्किल में उसकी जान भी जा सकती है। जगन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। किस मुश्किल में है वो? फहद ने पूछा। वो तड़प गया था। वो कुछ ऐसी पुरइसरार कुव्वतों के ज़ैरे आताब है कि हमें उसकी मदद करनी है, जगन ने मतानत से कहा। कैसी पुरइसरार कुव्वतें? फहद ने शशदर निगाहों से जगन की तरफ देखा। अभी तुम ज़्यादा सवाल ना करो, लेकिन मुझे भी तो पता चले। तुम पहले यहाँ बैठो, उसके बाद हम रानी की तलाश करेंगे। जगन ने उसको कांधों से पकड़कर चारपाई पर बिठा लिया और कुछ ना बोलने का इशारा करके पढ़ने लगा।
अजहर खान ने अपनी गाड़ी निकाली और अकेला ही शहर की तरफ निकल गया। उसने सोचा था कि मारिया का बाप बहादुर खलजी किसी भी वक्त उसकी हवेली में पहुंच सकता है। उसमें शक नहीं था कि सिंध के इलाके से आते हुए इस जगह तक बजरिया ट्रेन 14 घंटे का सफ़र दरकार था, लेकिन यह भी मुमकिन था कि वो जहाज़ से सीधा लाहौर उतर जाता और वहाँ से 1.25 घंटे की बजरिया सड़क मुसाफिर से यहाँ पहुँच जाता। और अगर तीसरा सफ़र दरिया हेलीकॉप्टर बहादुर खलजी को मिल गया तो फिर चंद घंटों की बात होगी और बहादुर खलजी के कदम उसकी हवेली में होंगे। बहादुर खिलजी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दोस्तों का अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर था। बहादुर खिलजी इससे पहले भी 2 बार उसके हेलीकॉप्टर में उसकी हवेली में पहुंच चुका था। ये सोचते हुए अजहर खान ने कोई खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसने रखते सफ़र बांध लिया। जाते हुए उसने हवेली के गेट पर मामूर मुहाफ़िज़ों को ये हदायत की कि किसी को भी ये ना बताया जाए कि मैं अपनी कार में यहाँ से गया हूँ। और फिर जगदीश ने उसे कहा कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस हवेली को छोड़ दे। रात के साए गहरे हो रहे थे। अजहर खान कार रफ्तार से चला रहा था। वो सोच रहा था कि उसने मारिया के चचा को मारने का फैसला जल्दबाजी में किया है। इस वक्त उसने अपने दिमाग को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। वो दिमाग इस्तेमाल करता भी कैसे? उसे जो जगदीश ने हुक्म दिया उसके आगे उसकी हर सोच मंजमद थी। अचानक उसके कार का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया। कुछ टूटने की आवाज़ आई और कार सड़क से उतरकर दूसरी जानब घूम गई और आगे जाकर एक दरख्त से टकराकर रुक गई। एक शदीद झटका लगा और अजहर खान ने बेमुश्किल अपने आप को संभाला। कार का इंजन बंद हो गया। दूर तक अंधेरा था। सड़क पर इक्का दुक्का जो भी ट्रैफिक गुजर रही थी, किसी का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया कि कोई कार इस वीराने में खड़ी है। अजहर खान ने कार से बाहर निकलकर कार की तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश की और अपने आप से बोला कि कार की क्या चीज़ अचानक टूट गई है। अजहर खान ने कुछ देर जायज़ा लेने के बाद कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उसकी हेडलाइट्स भी नहीं जल रही थी। अजहर खान ने अपने मोबाइल का निकाल कर उसकी रोशनी में कार के डैशबोर्ड से टार्च तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहां टार्च नहीं थी। अजहर खान ने सोचा कि वह सड़क पर जाकर शहर की तरफ जाने वाली किसी भी कार से लिफ्ट मांगकर यहां से चला जाए। मजहर खान पर अगवा का केस डालने के लिए उसकी कार इस हालत में खड़ी होने से केस और भी मजबूत हो जाएगा। उसने सोचा और सड़क की तरफ जाने के लिए अभी कदम बढ़ाए ही थे कि उसकी चीख निकल गई। एक जहरीले सांप ने उसकी पिंडली पर डस लिया था। फिर उसके मुंह से दूसरी चीख भी निकली। एक बार फिर उसकी दूसरी टांग की पिंडली पर भी सांप ने डंग मार दिया और उसके पूरे जिस्म में जैसे तकलीफ बढ़ गई। दांत पर दांत जम गया। एक कदम उठाना भी नामुमकिन था। वो इसी जगह किसी कटे हुए शहीतर की तरह गिरा और उसका जिस्म तड़प रहा था। दिल की धड़कन धूप रही थी। सांस की लड़ी जैसे टूटने लगी हो। बंद होती आंखों से उसने अपना एक एक जुर्म देखा। एक एक उसे जुल्म उसे याद आया, जिनके पीछे चलकर उसने अपनी जिंदगी इख्तियार की थी। उसका पछतावा किसी अजदहे की तरह उसके सीने पर सवार हो गया। और फिर वो उस अंधेरे में उसी जगह जहां एक बार उसने उसे डसने वाले सांप को अपने दूसरे पैर से कुचल दिया था, लाचारी और बेबसी से मौत की आगोश में चला गया। जगदीश का अमल अपना काम कर चुका था। अजहर खान की आंखें बंद हुई और उधर उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। मुसलसल घंटी होने लगी। इस वीराने में मोबाइल फ़ोन की घंटी दूर तक सुनाई दे रही थी। अजहर खान को फ़ोन करने वाला मिर्ज़ा फाजली था। अजहर खान की कार ने अभी गांव और अपनी ज़मीनें अबूर नहीं की थी कि जगदीश ने अपनी आंखें निकाल लीं। वो सब इंतज़ाम किए बैठा था। उसके 1 दर्जन आदमी हवेली के अंदर उसके हुक्म से आए और उन्होंने मुलाजमीन की जगह संभाल ली। उनसे असला ले लिया। मुलाजमीन ने कोई चूं चरां भी नहीं की, क्योंकि जाते हुए अजहर खान सबको हदायत कर गया था कि जगदीश जो भी हुक्म दे उससे मानने में किसी तगाफुल से काम ना लिया जाए। तमाम मुलाजमीन को एक जगह बंद कर दिया गया। हवेली पर कब्जा जमाने के बाद जगदीश ने मिर्ज़ा फाजली को अपने पास बुलाया और जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस तिजोरी की भी चाबी तेरे पास है वो मेरे हवाले कर दे।
मिर्ज़ा फादली ने जगदीश के मुतगय्यर तय्यूर देख लिए। वो घबराया और जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर उसके हवाले कर दिया। अब जाओ और सारा हिसाब किताब उठा कर लाओ, जगदीश ने हुक्म दिया। मिर्ज़ा फादली तो जगदीश का रूप देखकर ही खौफजदा हो गया। उसने डरते डरते कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपका साथ दिया है, मुझे ये मत बताओ कि तुमने क्या किया था। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जगदीश ने खौफनाक लहजे में कहा। मिर्ज़ा फादली ने डरते हुए कहा, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ से? दूसरे कमरे से, जल्दी आओ, जगदीश ने कहा और मिर्ज़ा फादली उस कमरे से बाहर निकल गया। वो भागने के अंदाज से पहले एक तरफ गया और रुककर हवेली के गेट की तरफ देखा। वहाँ अब जगदीश का चौकीदार खड़ा था। मिर्ज़ा फादली ने सोचा कि वो क्या करे। वो एक कमरे में चला गया और जल्दी जल्दी अज़हर खान का फ़ोन नंबर मिलाने लगा। उसके बाद मुसलसल कई बार अज़हर खान के फ़ोन पर बेल जाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन उठा ही नहीं जा रहा था। मिर्ज़ा फादली को बेचैनी से गुस्सा आने लगा। उसने अज़हर खान के साथ नमक हरामी की थी और अब उसे अपनी जान के लाले पड़ते दिखाई देने लगे। हवेली से बाहर वो नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि इतनी बड़ी हवेली है, वो कहीं भी छुप जाता है। वो उस कमरे से बाहर निकला और दूसरी तरफ तय खाने की तरफ भागा, लेकिन इसी असना में एक तेज़ खंजर उड़ता कलाबाजियाँ खाता हुआ उसकी पुशत से आया और सीधा गर्दन में प्यूसत हो गया। मिर्ज़ा फादली की चीख निकली। खून की धार ने फर्श रंगीन कर दिया और वह तड़पता हुआ नीचे गिरा और बेजान हो गया। जगदीश अपने एक अजीबो शक्ल सूरत वाले आदमी के साथ खड़ा था। उसने मिर्ज़ा फादली की तरफ नफरत से देखा और अजीब शक्ल वाले आदमी को तहकमाना लहजे में कहा, चाट जा इसे। वो अजीब शक्ल वाला आदमी खुशी से मिर्ज़ा फादली के बेजान जिस्म की तरफ दौड़ा। उसने पास जाते ही मिर्ज़ा फादली का बाजू अपने मुंह में ले लिया और चबाने लगा। जगदीश ने उसी जगह खड़े खड़े दूर हवेली के गेट की तरफ देखा। वो हंसा। उसकी शक्ल सूरत बहुत ही खतरनाक हो गई। उसने दिल ही दिल में कहा, अभी कुछ लोगों को और भी ख़त्म करना है। इस हवेली के सर्वेंट कमरों में एक कमरे में दौलते के साथ मारिया थी। मारिया इस वक्त खिड़की में रखना सा बनाकर बाहर देख रही थी। उसने देखा कि आनन फानन हवेली में कुछ लोग दाखिल हुए और देखते ही देखते जैसे वो इस हवेली पर काबज़ हो गए। मारिया सब कुछ गौर से देख रही थी। फिर वो दौलते से मुखातब हुई। मुझे लगता है कि हवेली में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, मारिया ने तशवीश से कहा। वो कैसे? मुझे लगता है कि जिस जैसे इस कमीने जादूगर ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। मारिया बेचैन हो गई। आपको कैसे लग रहा है? ये समझाने का वक्त नहीं। तुम ऐसा करो, किसी तरह से बच्चों को यहाँ लेकर आओ, हमें ये हवेली छोड़नी होगी। बच्चों को लेकर आऊँ? दौलते जैसे सोचते हुए बड़बड़ाई और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। इन कमरों से कुछ आगे हवेली का वो हिस्सा था जहाँ मारिया के बच्चे थे। दौलते ने पहले जायज़ा लिया वो किस तरफ से वहाँ तक जाए और फिर भागकर बाहर निकल गई। मारिया का दिल कह रहा था कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस कमरे में वो थी उस कमरे की पिछली दीवार वही थी जो हवेली की बाउंड्री वाल थी। वो सिंगल ईंट की थी। मारिया ने कमरे में मतलाशी निगाहों से देखा। कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उस दीवार को तोड़ा जा सके। दौलते ने मारिया के तीनों बच्चों को अपने साथ लिया और छुपती हुई उस कमरे में चली गई। वो उससे बेखबर थी कि हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जगदीश खड़ा जायज़ा ले रहा था। उसकी निगाह दौलते पर चली गई। उसके साथ बच्चे थे। उसने कुछ देर इसी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर मैनीखेज मुस्कुराहट आ गई। कोई बात नहीं, इस कमरे को आग से भर दूंगा, जगदीश ने कहा और वहाँ से हट गया। वो जानता था कि इस हवेली पर अब उसका कब्जा है। कोई चिड़िया भी उसकी इजाज़त के बगैर ना बाहर जा सकेगी और ना अंदर आने की जुर्रायत करेगी। मारिया ने दौलते से कहा कि इस दीवार को तोड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। दौलते एक बार फिर बाहर निकली और साथ वाले कमरे से एक हथौड़ा ले आई। मारिया के कहने पर दौलते ने दीवार के इस हिस्से पर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए। वो बड़ी हवेली के एक तरफ कमरे थे, इसलिए कुछ आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन किसी ने खास तवज्जो नहीं दी। एक ईंट निकलने की देर थी कि बाकी ईंटें निकलना दौलते के लिए मुश्किल नहीं रहा। कुछ ही देर में रास्ता बन गया और वो आसानी से बाहर निकल सकें।
मारिया ने पहले बच्चे निकाले और फिर खुद बाहर निकली। उनके साथ दौलते भी बाहर आ गई। वो सब एक तरफ दौड़ने लगे। ठीक उस वक्त जगदीश के इल्म ने काम किया और यकदम उस कमरे में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई और कमरे में मौजूद हर चीज़ को अपनी लपेट में लेने लगी। मारिया ने पलट कर देखा और तेजी से बच्चों को लेकर भागने लगी। मारिया, बच्चे और दौलते रात के अंधेरे में भागते जा रहे थे। मारिया नहीं जानती थी कि उसे कहाँ और किस तरफ जाना है। अचानक मारिया ने एक जगह रुककर सोचा और अपना रुख बदल लिया। सामने उनका एक और घर दिखाई दे रहा था। वो सब उस जानब भागे। उस घर में अजहर खान ही आता जाता था। मारिया कभी कभार उस तरफ का रुख करती थी। उस घर में एक बूढ़ा मुलाजिम था। मारिया ने जाते ही दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। घर में मौजूद बाबा तकरीबन भागता हुआ दरवाजे तक आया और पूछा, कौन है? बाबा जी, दरवाज़ा खोलें, मारिया ने कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही बूढ़े मुलाजिम ने दरवाज़ा खोल दिया। मारिया सबको लेकर अंदर आ गई। बूढ़ा मुलाजिम उन सबको देखकर हैरान था। दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। बूढ़े मुलाजिम ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? हालात बहुत ख़तरनाक हैं। अजहर खान ने जिन लोगों को अपने फ़ायदे के लिए अपने साथ में लाया था, वही उसकी हवेली पर काबज़ हो गए। मैं अब्बा को फ़ोन करती हूँ, मारिया ने कहा और उठकर अभी फ़ोन की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि दौलते ने रोककर मारिया के चचा और उसके आदमियों के कत्ल की सारी बात कह दी, जिसे सुनकर मारिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। अजहर खान के जुल्म की कहानी सुनकर उसे उससे नफरत होने लगी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। जब मारिया बात करने के काबिल हुई तो उसने अपने अब्बा को फ़ोन किया। सारी बात उसने बहादुर खलजी को बता दी। उसकी हवेली पर किन लोगों ने कब्जा किया उसके बारे में भी बता दिया। सबको देख लूँगा और जिन लोगों ने हवेली को अपने कब्जे में किया है उन्हें भी ऐसा सबक दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखें। बहादुर खलजी ने दांत पीस कर आग बगोला होते हुए कहा, जगदीश एक बड़ा जादूगर है, वो जालिम है, वो ख़तरनाक है, कुछ भी कर सकता है। मारिया ने अल्तजा की, तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस की भारी नफरी भेजता हूँ। मारिया को खौफ था कि ऐसा आदमी जाने क्या कर दे, इसलिए उसने फ़ौरन कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करें, वो पता नहीं क्या कर दे, आप बस हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएं। बहादुर खलजी ने मारिया की बात गौर से सुनी। मारिया ने जगदीश के बारे में तफसील से बताया कि वो किन पुरअसरार कुव्वतों का मालिक है, वो किस कदर जालिम। और अभी जब वो भाग रहे थे तो उस कमरे में आग भड़क उठी थी, जिसमें अगर वो कुछ देर और रह जाते तो शायद जलकर राख हो जाते। बहादुर खलजी ने सोचा कि ऐसी कुव्वत के मालिक के साथ वो नहीं लड़ सकता। मारिया ठीक ही कह रही है, उसे हवेली का रुख तब ही करना चाहिए जब अगर उसके साथ कोई ऐसी कुव्वत का मालिक हो जो उससे लड़ सके और उसका मुकाबला कर सके, जो वैसा ही कोई इल्म रखता हो, जिसके पास वैसी ही कुव्वत और ताकत हो। वो खुद भी ऐसे लोगों के बारे में बहुत जानता था कि वो किस कदर ख़तरनाक होते हैं। फ़िलहाल उसने अपना इरादा तब्दील कर दिया और मारिया उसके बच्चों को उस जगह से लेने का फ़ैसला किया और मारिया को ताकीद की कि जब तक उसके आदमी ना आ जाएं, वो इस जगह से कहीं ना जाए। रात के अंधेरे में उसके आदमी यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन अचानक मारिया के दिमाग में सोच आई कि उसे इस गाँव को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस जगह वो है वो महफूज जगह है। अगर वो इस गांव से चली गई तो जो लोग उस गांव में हैं, उनके मुलाजम, उनके वफादार, उनका क्या बनेगा? वो जालिम उनके साथ कैसा सलूक करता है, इसलिए उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। यहाँ रहकर शायद वो कुछ कर सके। बाबा जानी, आप किसी को मत भेजें। क्या मतलब? बहादुर खलजी ने हैरत से कहा, मैं यहाँ रहकर कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? कुछ भी, आप किसी को भी ना भेजें। वैसे भी मैं महफूज मकाम पर पहुँच गई हूँ। मारिया ने कहा। जो खौफ उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था वो हैरत अंगेज तरीके से यकदम मादूम हो गया। मुझे चचा की तदफीन पर भी ना पहुंचने का हमेशा अफसोस है, लेकिन मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती। फिर तुम एक काम करो, बहादुर खलजी ने कुछ सोचने के बाद कहा, मेरे एक बहुत ही प्यारे मेहरबान हाफिज साहब, मेरे आदमी अभी उन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुँचता है। तुम उन्हें हर बात से आगाह कर देना। हाँ, ये ठीक है, मारिया ने कहा और बताया कि वो किस घर में है। उसके बाद सिलसिला कलाम बंद हो गया।
जगदीश ने अदर खान को ऐसा चक्कर दिया था कि उसकी अकल और सोच माऊफ हो गई। लाशें शहर के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मौजूद थी। ये इत्तेफाक था कि बहादुर खलजी आज उसी शहर आया हुआ था और उसका इरादा था कि वो फारग होकर मारिया के पास भी जाएगा। जब बहादुर खलजी को मिर्ज़ा फादली ने इत्तला दी कि इस वक्त वो शहर में ही था। इस वक्त रात का कोई पहर था जब वही हाफिज साहब, जिनके पास जगन भी जाता था, बहादुर खलजी के आदमियों के साथ गाड़ी में सवार होकर मारिया के पास उसके घर में पहुंच गए, जहां मारिया ने पनाह ली हुई थी। गाड़ी में 3 अफराद और भी थे जो मारिया की हिफाजत के लिए भेजे गए थे। जिस वक्त जगदीश के कहके उस हवेली में गूंज रहे थे और वो अपनी ताकत पर नाज कर रहा था। जोम से उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, छाती फख्र से फैल गई थी। ठीक उस वक्त एक परिंदा उड़ता हुआ उस हवेली के ऊपर आकर बैठ गया। वो एक कौवा था जो जिसामत से आम कौवे से भी बड़ा था। रात के अंधेरे में भी स्याही का एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद उस कौवे ने अपनी जगह से हरकत की और उड़ते हुए उसने हवेली का एक चक्कर काटा और बालकनी में जा बैठा। वहां से वो एक खुले दरवाजे से अंदर चला गया। एक खिड़की खुली हुई थी। वो उस खिड़की से कमरे के अंदर गया तो उसे देखते ही जगदीश के कह के रुक गए। आंखों में हैरत उतर आई। यकदम वो कौवा किसी तीर की तरह जगदीश की जानब बढ़ा और अपने दोनों पंजे उसके मुंह पर इस तरह से मारे कि जगदीश का चेहरा जख्मी हो गया। जगदीश को बहुत तकलीफ होने लगी। उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए। कौवा एक तरफ बैठ गया। शमील का दिमाग जगदीश से ज़्यादा तेज चलता था। उसने जो आदमी इस गांव में हवेली के आसपास फैलाए थे, जब उन्होंने देखा कि कुछ और आदमी भी हवेली के इर्द गिर्द आ गए हैं तो उन्होंने उसकी इत्तला सुल्तान को दी और फिर शमील के हुक्म पर तादाद में उन 10 आदमियों को बड़ी होशियारी से शमील के आदमियों ने अपने कब्जे में करके एक जगह बांध दिया था। जब हवेली के अंदर से जगदीश के आदमी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर गए और जैसा उस आदमी ने कहा वैसा वो करने लगे थे। कोई गेट पर खड़ा हो गया और किसी ने कोई और जगह संभाल ली। शमील ने इस हवेली में पहले स्याह कौवा दाखिल किया। फिर जगदीश के मुंह पर जैसे ही कौवे ने पंजे मारे वो जख्मों की तकलीफ में मुब्तला हो गया और उसका दिमाग किसी भी शैतानी चरखे को चलाना भूल गया। तब तक शमील इस हवेली में दाखिल होकर उसके सामने उसके कमरे में खड़ा था। जगदीश की तकलीफ कम हुई तो उसने चेहरे से हाथ हटाए। जो ही उसकी निगाह अपने सामने खड़े शमील पर पड़ी वो चौंक पड़ा। शमील उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। क्यों हैरत हुई मुझे देखकर? तुम यहाँ? जगदीश को वाकई बहुत हैरत हो रही थी। हाँ, अब मैं आ गया हूँ, शमील ने कहा और इत्मीनान से उसके सामने कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गया। जगदीश को पता भी नहीं चला कि वो अजीबो शक्ल सूरत वाला आदमी कब उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया था। एक दरवाजे पर वो आदमी भी खड़ा था जो जगदीश के साथ उसकी खिदमत पर मामूर था। उसने शमील के आदमियों को उस हवेली में दाखिल किया था। क्या चाहते हो? जगदीश ने पूछा। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ। तुम मस्कन में और ये जगह मेरी है, जगदीश ने कहा। हमें इस मामले में एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नहीं, ये भी मेरी ही जगह है। देखो, हम अपनी अपनी जगह और हदूद में रहते हैं। हमारे दरमियान जो दुश्मनी थी वो हम ख़त्म कर देते हैं, जगदीश ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, सुलह करने में फ़ायदा है। ये मुमकिन नहीं कि सब कुछ मेरा होगा तो मुझे चैन आएगा। शमील ने उसके सामने अपना हाथ निचाते हुए कहा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तेरा हश्र कर दूंगा। जगदीश को गुस्सा आ गया और उसने सीख पा होकर कहा। उसके साथ ही अपना हाथ बुलंद किया। इसी असना में जगदीश के पुश्त पर खड़े उस अजीब शक्ल वाले आदमी ने जंजीर उसके गले में हायल कर दी और बुलंद किए हाथ में एक छोटा सा चाकू प्यूसत कर दिया। जगदीश की चीख निकली। अब तुम मेरे काबू में हो, शमील ने कहा। छोड़ दो मुझे, जगदीश ने मुज़ाहमत करते हुए कहा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बचोगे तो मेरी जान लोगे। छोड़ो मुझे, उसने मुज़ाहमत की और कुछ पढ़ने के लिए अपने होंठ हलाए। अब तुम नहीं छूट सकते, शमील ने कहा और आगे बढ़कर उसका मुंह ज़बरदस्ती अपने हाथों से खोला और फिर उसकी ज़ुबान में एक कील घोंप दी। वो हल्क फाड़ कर चीखा। खून से उसका मुंह भर गया। कुछ ही देर में जगदीश को जंजीरों से जकड़ दिया।
वो अब बोल भी नहीं सकता था, कोई भी अमल नहीं कर सकता था। वो बेबस और लाचार हो गया। देखा तुमने मेरी ताकत और हिकमत अमली, शमील ने कहा। उसके लहजे में फ़ख्र था। उसी वक्त सुल्तान भी आ गया। शमील ने उसे हुक्म दिया कि इसे किसी कमरे में बंद करने की बजाय हवेली के हाथे में किसी दरख्त के साथ बांध दिया जाए। सुल्तान ने अजीब शक्ल वाले के साथ मिलकर बाहर एक चौड़े दरख्त के साथ जगदेश को बांध दिया। उसकी ताकत सलब हो गई। उसके हाथ से खून यूं निकल रहा था जैसे पानी की भरी टंकी लीक हो रही हो। शमील ने खुश होकर पूरी हवेली की तरफ देखा और गला फाड़ कर बोला, इस हवेली का अब मैं मालिक हूँ। आसमान की स्याह चादर पर चांद चमक रहा था। दूर तक फैले हुए गहरे सन्नाटे में अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो वो सरसराहट की थी, जो रानी के इर्द गिर्द चलते हुए रिमशा के कदमों से निकल रही थी। रिमशा कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। उसकी झुलसी हुई टांग की तकलीफ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। रानी की निगाहें उसके साथ ही घूम रही थीं। रिमशा उसी शक्ल सूरत में थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जबकि वो सब एक जगह बैठे हुए थे। दादा अपनी आराम कुर्सी पर, दादी शमाइल अकबाल अलियास तख्त पोश पर बैठे थे, जबकि सहर एक तरफ खड़ी थी। ये सरसराहट सुनाई दिया करती थी ना आपको? रिमशा ने चलते हुए पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बदस्तूर कायम थी और वह उसके गिर्द चलते हुए चक्कर भी काट रही थी। गहरी खामोशी में सरसराहट बहुत वाज़ा सुनाई दी। रानी की आंखों में खौफ था और उसका जिस्म लर्ज रहा था। जब रानी ने कोई जवाब ना दिया तो रिमशा बोली, तुम इस सरसराहट को सुनकर अपना वहम कहा करती थी और मैंने फिर पायल पहन ली ताकि ये सरसराहट किसी को सुनाई ना दे। क्या करती, ये मेरी खानदानी सरसराहट है, ख़त्म नहीं हो सकती, मैं मजबूर हूँ। ए रुक जा, दादी ने फ़ौरन रिमशा को मुखातब किया। रिमशा ने रुककर दादी की जानब देखा। मेरा नाम रिमशा है। मैं जानती हूँ तेरा नाम क्या है, दादी ने तेज़ लहजे में कहा। मुझे रिमशा पसंद है। मैं तुम सब लोगों की ज़ुबानों से यही नाम सुनना चाहूँगा, रिमशा ने दो टोक लहजे में कहा। कम वक्त सहर ने तुझे क्यों बुला लिया? दादी ने गुस्से से सहर की तरफ देखा। सब जानते हैं कि ये सरकश है, किसी की मान कर चलना इसके बस में ही नहीं, अपनी मर्जी पर उतर आती है। क्यों ना बुलाती, ये मेरी सहेली है। इसने रानी को हमारे पास देखा तो मुझे बताया कि इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ। मैंने कहा हमारा काम होने वाला है, आ जाओ, इधर हमारा काम होगा, उधर रानी तुम्हारे हवाले, सहर ने कहा और रिमशा की जानब देखकर मुस्कुराई। रानी को हमारे पास लेकर भी तो यही आई थी। रानी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खौफ से उन सब की तरफ बारी बारी देखे जा रही थी। उसने अखबार तो देख ही लिया है, क्यों ना हम भी अपने बारे में इसे बता दें, अब वक्त ही क्या रह गया है, अलियास ने कहा। हाँ, बता देने में क्या कबाहत है, दादा ने फ़ौरन उसकी तायद की। सब कुछ बिता दो इसे। मैं बताती हूँ, सहर फ़ौरन आगे बढ़ी और उसने रानी के सामने खड़ी होकर कहा, मैं बताती हूँ कि हम कौन हैं और जो इसने अखबार में हमारी तस्वीरें देखी हैं उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है। रानी ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो खुद भी जानना चाहती थी कि सब कौन हैं, जो एक हादसे में मर गए वो ज़िंदा कैसे हैं। बहुत से सवालात का जवाब चाहती थी वो। सहर बोली, हम सबको एक अमल अपनी गिरफ्त में करना चाहता था। वो काले जादूगर का माहर था। उसकी शब रोज़ की मेहनत हम पर गालब आ ही चुकी थी कि अचानक उससे एक गलती हो गई। उस गलती का हमने फ़ायदा उठाया और उस अमल को अपने हिसाब में करने के लिए अपनी ताकत लगा दी। अलियास ने फ़ौरन बात आगे बढ़ाई। जूँ ही में चुप हुआ, शमाइला बोल पड़ी, सब कुछ उल्टा हो गया। उसकी जान को लाले पड़ गए। वो भागा, लेकिन उसने जाते जाते एक काम कर दिया, इकबाल ने तासुफ से कहा। उसने जंजीरों को बल देकर अपना अमल पड़ा और घड़े में उस वक़्त फेंक कर उस पर मिट्टी डाल दी, जबकि हम पूरी तरह से आज़ाद होकर उसका काम तमाम करने ही वाले थे। और अमल भी ऐसा कर दिया कि हम उन जंजीरों को निकाल नहीं सकते थे। यहाँ हम बेबस हो गए। हम इस जगह की एक ख़ास हद से आगे नहीं निकल सकते। कैद है हम इस जगह एक हद तक। एक मुद्दत के बाद हम अपना रूप बदलने के काबिल हुए तो ये अखबार इस जगह पड़ा था, ये तस्वीर लगी हुई थी। हमने अपनी अपनी पसंद की तस्वीर देखी और अपना रूप बदल लिया। इस बार दादा ने कहा, लेकिन मुझे आंखें नहीं मिल सकीं। इस अमल ने मेरी आंखें ज़ाया कर दी थीं।
आज इस गड़े के ऊपर एक दरख्त खड़ा है, इस दरख्त को काटना है, फिर उसके नीचे से वो जंजीरें बाहर निकलेंगी और हम आज़ाद हो जाएंगे, जहाँ चाहेंगे चले जाएंगे। सहर ने कहा, हम इस दरख्त को काट नहीं सकते, कुल्हाड़ी को हाथ में लेंगे तो जल जाएंगे, इसलिए हमें किसी इंसान की ज़रूरत थी जो कुल्हाड़ी से इस दरख्त को काट सके। इलियास ने कहा, कल रात होते ही तुम वो दरख्त काटोगी, गड्ढा खोदोगी और जंजीरों को बाहर निकालोगी, फिर तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। कल सूरज डूबते ही दरख्त को काटने की मुद्दत शुरू हो रही है। सहर ने खुश होते हुए कहा, बस तुम्हारा इतना काम है, काम करोगी तो ठीक है, ना करोगी तो तुझे हम मार देंगे और किसी और इंसान की तलाश शुरू कर देंगे। दादा ने कहा, जैसे पहले हम तलाश करते रहे थे, तुम्हारे बाद कुछ और वक्त लग जाएगा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें और मुझे छोड़ दें। रानी ने उनकी बातें सुनकर रोते हुए उनके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। ये मुमकिन नहीं, दरख्त काट कर गड्ढा खोदोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शमाइला ने उसके तरफ देखते हुए कहा, उसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तुझे मेरे लंबे बाल पसंद हैं और मुझे तेरा खूबसूरत चेहरा। हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें दे देंगे। हाँ, जब तेरा चेहरा मुझे मिल जाएगा तो तुम फिर जिंदा नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा जब तक मेरे पास रहेगा तुम जिंदा रहोगी। रानी ने कहा और हंसी। उसका साथ सहर ने भी दिया और फिर सब ही हंसने लगे। वो जगह कहकों से गूंजने लगी। रानी के लिए उनके कहके दहशतनाक थे। वो वहशत से कांप रही थी, उसका जिस्म लर्ज रहा था। तुम डरो मत, वरना खौफ से दहशत से मर जाओगी। तुम इस जान से चली जाओगी और हम किसी और की राह देखने लगेंगे। इलियास ने कहा, एक तो कोई इधर आता भी नहीं, बड़ी मुश्किल से तुम यहाँ रुकी थी, कोई ट्रेन नहीं रुकती। उस दिन रिमशा ने ट्रेन बड़ी मुश्किल से रोकी थी। वो जख्मी थी लेकिन तेरे साथ थी। उसने रास्ते में भी माल गाड़ी रोकी और तुझे ले जाना चाहती थी, लेकिन तुझे कहीं ले जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके अंदर बहुत तकलीफ में मुब्तला थी, इसलिए उसने फिर मुझे आवाज़ दी जब उसने ट्रेन उस प्लेटफार्म पर रोकी थी। सहर ने बताया, अब रोना धोना बंद करो। वह दादी ने कहर आलूद नगरों से उसकी तरफ देखा और रानी सहम गई। हमारा आज़ाद होने का वक़्त करीब है, मज़ा आ जाएगा, इकबाल ने खोए हुए अंदाज में कहा, और उसका हुस्न मुझे मिलने वाला है। रिमशा रानी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें यकदम सुर्ख हो गई थीं। हाफिज जी सारी सूरत हाल जानकर जाए नमाज पर बराजमान होते हुए कुरान पाक को रवानी से पढ़ना शुरू कर दिया। उसके साथ उन्होंने मारिया को भी मसलसल एक तस्बीह पढ़ने के लिए कहा। कुरानी अमल शुरू हो चुका था। हवेली के अहाते में एक दरख्त के साथ जगदेश को बांधा हुआ था। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और उनमें मोटे और बड़े कील ठोक दिए गए, जो हाथों की हथेलियों से निकलकर दरख्त में प्यूसत हो गए। दोनों हाथ जख्मियों से भरे हुए थे। ऐसा ही उसके पाँव के साथ भी किया था। दोनों पैरों में भी कील थे। हवेली के मुलाजमीन ये मंजर देखकर खौफजदा थे और अपनी अपनी जगह सहमे हुए थे। जगदेश के आसपास उसका खून बिखरा हुआ था और जगदेश का बेजान जिस्म लटक रहा था। शमील ने पूरी हवेली का चक्कर लगाया। वो बहुत खुश था। उस वक़्त इस हवेली में उसके 12 अफराद थे, कुछ बाहर थे और कुछ अंदर। अचानक एक अजीब बात हुई कि सुल्तान के दिल में यह ख्याल पैदा होना शुरू हो गया कि अजहर खान नूरन के बाद जगदेश का ख़ास आदमी था। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था और उसने उसका हुक्म मानकर कुछ भी किया था। नूरन उन दोनों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद के भी नहीं हुए और जगदेश अपनी ख़ास आदमी का भी नहीं बना, जो उनके एक एक इशारे का मुंतज़िर रहता था। जगदेश और शमील इस हवेली, ज़मीन और जायदाद को देखकर तमा की गठड़ी अपने अपने कंधों पर उठाकर सब कुछ भूल गए। खुद सुल्तान ने शमील के कहने पर उन लोगों को वक़्त आने पर ख़त्म भी किया और धोखा भी दिया जो शमील को ही अपना सब कुछ मानते थे। अब ऐसे ख्यालात इससे कबल सुल्तान के दिलो दिमाग में पैदा नहीं हुए। उसने सोचा कि उसने भी इस अमल को सीखने के लिए, पुरइसरार कुव्वतों को अपने काबू में करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ रखा है। इतने साल से वो शमील के साथ है, क्या भरोसा वो भी एक दिन उनका लुकमाए अजल बन जाए। जो अपने उस्ताद को नहीं छोड़ सकता, उसका शागिर्द तो कोई हसीयत का मालिक ही नहीं। उन ख्यालात ने सुल्तान को मुस्तरिब कर दिया। वो बेचैनो बेकरार हो गया। उसका दिल बेसकून हो गया। उसके दिल की धड़कन के साथ एक हलचल सी मच गई।
उसका दिल चाहने लगा कि वो कुछ कर दे, ऐसा कि उससे पहले वो उनका लुकमा बने, वो उनको अपना लुकमा बना ले। यकदम एतमाद और ताज़ीम का जो रिश्ता था उस पर शको शुबा के कांटे उग आए। उसका दिल और दिमाग तब्दील हो गए। एतमाद रफ्ता रफ्ता बहते पानी की तरह उसके दिल से निकलने लगा। क्या हुआ? अचानक उसके साथ बैठे हुए एक साथी ने सुल्तान से पूछा। कुछ नहीं, सुल्तान ने अपनी बेचैन कैफियत को छुपाते हुए मनफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। कुछ तो है, परेशान और बेचैन दिखाई देने लगे हो, तुम्हारी अजीब हालत हो रही है। नहीं, कोई बात नहीं। सुल्तान ने उठकर टहलना शुरू कर दिया। नहीं लग रहा है, उसने इस्तग़फ़ार किया। कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते। कहा ना कुछ नहीं। अचानक सुल्तान ने इंतहाई गुस्से और बेकाबू जज्बात में उसके तकाजे से जिच होकर कहा और साथ ही उसका गला अपने दोनों हाथों में लेकर जनून सी कैफियत में दबाने लगा। उसने अपने आप को एक झटके से उससे छुड़ाया और एक लम्हे में पिस्तौल निकाल कर उस पर तान लिया। तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो, सुल्तान चीखा। लगता था जैसे वो होश में नहीं। हटाओ ये पिस्तौल। सुल्तान को इस कदर ज़हनी थकाव था कि उसका दिल चाह रहा था कि वो उस जगह से भाग जाए, सबको ख़त्म कर दे या फिर वो अपने आप को मार दे। ये क्या हो रहा है? शमील कमरे में आते ही बोला। उसने अपने दोनों हाथ अपने पुष्ट पर किए हुए थे और अकड़ कर खड़ा था। ये पागल हो गया है, उस आदमी ने कहा। पागल तुम हो, सुल्तान ने दांत पीस कर कहा। बंद करो अपनी बकवास। पागल कुत्ते को गोली ही मार देना चाहिए। उसे गुस्सा आ गया और उसने गोली चला दी। सुल्तान ने उसी लम्हे उसके हाथ पर अपना हाथ एक तरफ मारा और उसका आदमी का हाथ रुख शमील की जानब हो गया। गोली चली और सीधी शमील के माथे पर जा लगी। शमील के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से अचानक गोली चलेगी और उसके माथे में सोराख कर देगी। वो तड़पा और फर्श पर गिर गया। खून बहने लगा। तड़पते तड़पते शमील का जिस्म बेजान हो गया। सुल्तान और वो आदमी अपनी अपनी जगह दम बखुद खड़े शमील की तरफ देख रहे थे। यूं ही शमील का जिस्म बेजान हुआ, उस आदमी ने सुल्तान की तरफ देखते हुए शशदर लहजे में पूछा, ये क्या किया तुमने? मैंने नहीं, तुमने किया है, उस आदमी ने कहा। तुमने मेरे हाथ का रुख उस जानब मोड़ा था। सुल्तान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो जो भी हुआ है बुरा हुआ है। ये सब अचानक हुआ, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही गोली चलाई है। उस आदमी ने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा। उसने गोली चलाने का साफ इल्ज़ाम सुल्तान के सर पर रख दिया। वो मजीद बोला, ये पिस्तौल मैंने तुमसे छीना है, तुम अपना किया मेरे सर थोप रहे हो। सुल्तान ने कहा और उसकी तरफ बढ़कर पिस्तौल उसके हाथ से छीन लिया। गोली चलने की आवाज़ सब ने सुन ली और सब ही उस सिमत मतवज्जा हो गए। सुल्तान ने पिस्तौल उस आदमियों पर तान लिया। तुमने इन्हें मारा और मुझे फंसाना चाहते हो, पकड़ो इसे। उसने हमारे गुरु शमील साहब को मार दिया है, उस आदमी ने अचानक कहा। सुल्तान ने गर्दन घुमाई तो दरवाजे पर 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में असला था। शमील की लाश वो फर्श पर देख चुके थे और अब उनकी निगाहें सुल्तान पर मरकूज थीं। इसने मारा है, सुल्तान ने जल्दी से कहा। पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है सुल्तान, वो आदमी बोला। सुल्तान ने यकदम अपने हाथ में पकड़े पिस्तौल की जानब देखा और जो ही वो उस आदमी की तरफ घूमा, पीछे से एक आदमी ने फायर खोल दिया। उसकी दानश में था कि सुल्तान इस आदमी पर भी हमला करने लगा है। सुल्तान की कमर में गोलियां लगी। वो खून में नहाकर फर्श पर गिर गया। हवेली के एक मुलाजम ने यह सारा मंजर देख लिया। वो भागता हुआ अपने दूसरे साथियों के पास गया और सारी बात उनको बताने लगा। अब एक ही हल है, एक ने कहा और सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। उसने जो कहा सब ने उसकी बात पर इत्तफाक किया। उन्होंने मिलकर एक मुलाजिम को दीवार फलांगने में मदद दी। वो भागता हुआ डेरे गया और वहां पर मौजूद तमाम आदमियों को हवेली की सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। शमीर के आदमी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें। इसी असरा में अजहर खान की ज़मीनों पर काम करने वाले 40 के करीब जवान बूढ़े हथियार और डंडों से लेस होकर आ गए। कुछ दीवार फलांग कर अंदर आ गए और हवेली का गेट खोल दिया। मुट्ठी भर शमील के आदमियों को ना तो कुछ करने का मौका मिल सका और ना ही वो भाग सके। सब उन आदमियों के हत्थे चढ़ गए। शमील की लाश अंदर फर्श पर पड़ी थी और उससे अजीब सी बदबू भी आना शुरू हो गई, जबकि जगदेश कब का खून जिस्म से निकल जाने की वजह से मर चुका था। उसकी लाश का भी कुछ ऐसा ही हाल था।
हाफिज जी अपनी पढ़ाई से फारग हुए और अब वो मुंह ही मुंह में पढ़ रहे थे कि इसी असना में बूढ़ा मुलाजम बाहर से भागता हुआ आया और उसने हवेली में होने वाला वाकया उन्हें बताया। हाफिज जी ने मारिया से कहा, आओ बेटी चलें। जब वो इस हवेली में पहुंचे उस वक्त तक सारी हवेली में जगदेश और शमील की बू फैली हुई थी। मुलाजमों को हुक्म दिया गया कि वो उन दोनों को उठाकर बाहर दूर ले गए। हवेली को अच्छी तरह से धोया गया। हाफिज जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूरी हवेली में चलते हुए अपनी पढ़ाई का जिक्र करते रहे। मनहूसत दूर होती रही और हर तरह के पुरइसरार कुव्वतों से वो हवेली पाक हो गई। तब हाफिज जी ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा है, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता ख्वा किसी शान से वो आए। मारिया इस हवेली को देखते हुए अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे रह रहकर अजहर खान याद आया जिसने गलत रास्ता इख्तियार करके अपने लिए बर्बादी तो मुंतखब की ही, उसकी ज़िंदगी का सुकून भी छीन लेने की कोशिश करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। जिनके लिए अजहर खान सब कुछ नछावर करने के लिए तैयार रहता था वही उसकी बर्बादी का सामान बन गए। वो दूसरों की बर्बादी का सामान करता रहता था लेकिन वो खुद बर्बाद हो गया। अचानक मारिया को अजहर खान का ख्याल आया कि वो इस वक्त कहाँ होगा। मारिया अब शायद ही अजहर खान के बारे में जान पाती क्योंकि अजहर खान को की वीराने में पड़ी हुई लाश को कुत्ते खाने के साथ साथ खींच कर भी कहीं से कहीं ले गए। वो कई हिस्सों में बंट चुका था और जिसके पास जो हिस्सा था वो दूर कहीं ले जाकर उसे खा रहा था। जगन और फहद जब उस वीरान प्लेटफार्म पर पहुंचे तो सह पहर हो चुकी थी। दोनों बड़ी मुश्किल से उस जगह को तलाश करके पहुंचे। दूर तक एक वीरानी, सकूत और अजीब से खौफ के साए थे। वो एक जंगल था, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फहद को खौफ महसूस होने लगा। जगन ने दूर तक देखा और सोचने लगा कि वो किस तरफ जाए। रेलवे के क्वार्टर क्योंकि इस जगह से ज़रा हट कर थे और फिर दरख्तों का जाल और बड़े हुए पौधे भी उन्हें इस जगह से देखने में माने थे, इसलिए जगन को पता नहीं चल रहा था। उसकी मतलाशी निगाहें दूर तक घूम रही हैं। किस तरफ जाना है? फहद ने पूछा। यही तो सोच रहा हूँ, जगन ने सोचते और दूर तक एक बार फिर देखते हुए कहा। यकदम जगन के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें आसपास ही घूमने लगी। उसकी निगाहों में हैरत ऊद कर आ गई। जगन को सरसराहट वाज़े सुनाई दी। उसकी मतलाशी निगाहों ने दाएं बाएं देखा और फिर उसकी निगाहें उस जानब मरकूज हो गईं जिधर से वो सरसराहट सुनाई दे रही थी। जल्दी आओ, जगन ने कहा और तेजी से उस तरफ बढ़ा। जगन रेलवे क्वार्टर के बिल्कुल मुखालिफ सिमत की तरफ जा रहा था। उसके पीछे फहद था। दोनों ने प्लेटफार्म से नीचे उतरकर रेलवे पटरी अबूर की और सामने जंगल की तरफ भागने लगे। सरसराहट की आवाज़ उनसे आगे थी और कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जा रही थी। फहद को भी सरसराहट सुनाई देने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई सूखे पत्तों पर भाग रहा हो। वो हैरान था कि जगन इस सरसराहट के ताक़ुब में क्यों भाग रहा है। वो कोई जानवर हो सकता है। जगन एक जगह रुक गया। सरसराहट की आवाज़ आना बंद हो गई। जगन ने दाएं बाएं तक देखा। अचानक एक दरख्त के पीछे से रिमशा बाहर निकली और उनकी जानब देखकर हंसी। उसकी हंसी में खनखनाहट थी। जगन की निगाहें तो उस पर मरकूज हुई ही थी। फहद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसकी हंसी में खौफ मतरशे था। तुम यहाँ तक आ गए? रिमशा ने पूछा। किसकी तलाश में आए हो? उसने कहा और वो हंसी। रानी कहाँ हैं? जगन ने पूछा। मुझे क्या पता, रिमशा ने लापरवाही से कहा और फिर सामने की तरफ भाग खड़ी हुई। जगन जो मुंह ही मुंह में पड़ रहा था, उसके आगे रिमशा का रुकना मुश्किल था। जगन भी उसके पीछे भागा। फहद उसके साथ ही था। वो बहुत आगे दरख्तों के बीचों बीच निकल गए। शाम के साए फैलने लगे। उस जगह ऊंचे दरख्त भी सूरज की रोशनी में माने थे, इसलिए अंधेरा कुछ ज्यादा ही लगने लगा। एक बार फिर सरसराहट की आवाज़ आना बंद हो गई। रिमशा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जगन ने जहाँ तक मुमकिन था देखा, कभी दाएं बाएं जाकर और कभी भागकर। वो बाएं जानब जाता था। रिमशा कहीं नहीं थी। फहद उसके पीछे पीछे था। कहाँ चली गई वो? जगन जैसे बड़बड़ाया हो। कहीं छुप गई है क्या? फहद ने देखते हुए कहा। होशियार रहना, जगन ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो कहीं अचानक हमला करने की कोशिश ना करे। वैसे ये है कौन? फहद ने पूछा। और मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है।
देखा होगा जगन बदस्तूर सामने और कभी दाएं बाएं देख रहा था। गहरी खामोशी छा गई। रिमशा हवा की तरह उस जगह से निकल गई। वो जगन और फहद को इस जंगल में बहुत आगे तक ले गई थी, जिसका एहसास जगन को भी नहीं हुआ, जबकि रिमशा वापस उस क्वार्टर में चली गई। रिमशा का मकसद ही यही था कि वह जगन को रास्ते से भटका दे। जैसे ही उसने जगन को देखा, उसने चाल खेल दी। जगन की जुबान पर कुरानी आयात थी, इसलिए वो उस पर किसी हमले करने की जुर्रायत नहीं कर सकी। जगन ने उस जगह से दाएं बाएं रिमशा को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना तो रिमशा दिखाई दी और ना ही उसकी कोई सरसराहट कान में पड़ी थी। रानी लाचार सहन के फर्श में दीवार के साथ लगकर बैठ गई। उसकी निगाहें उस कलाक पर थीं जो अब 8 बजने का वक्त ही नहीं बता रहा था, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो उस पर वाजे हो रहा था। रानी को जितना खौफजदा होना था वो हो गई थी। उसने सोच लिया कि उसे हर मुमकिन वो दरख्त काटना होगा, वरना वो उसे नहीं छोड़ेंगे, और जब वो दरख्त काट लेने में कामयाब हो जाएगी तो फिर रिमशा की गिरफ्त से निकलना उसका महाल होगा। इसके आगे और पीछे मौत थी। उसे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, इसलिए अब उसने डर अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। रानी को इस बारे में अपने घर वाले शिद्दत से याद आए। वो जिस शहजादी की तरह रहती थी, वो अंदाज उसकी निगाहों के सामने घूम गया। माँ बाप, भाई और उसकी बीवियाँ और उनकी बीवियाँ उनकी निगाहों में घूम रहे थे। उसे एहसास हो गया कि उसकी सोच गलत थी और उसके ख्वाब तेज मुंहजोर तूफान की तरह थे जो उसे बहाकर बहुत दूर ले आए। रानी को अपना जाम याद आने लगा, जो ख्वाब उसने देखे थे और उन ख्वाबों की ताबीर में जो उसने कदम उठाने में अपनों को भी ठुकरा दिया था। उसका कर्ब उसके सीने में खंजर की तरह प्यूसत होने लगा। ये रास्ता उसने खुद ही चुना था। वो इस वक्त होशमंदी का मुजाहरा करती तो आज इस वक्त लाचार और बेबस अपनी मौत की तरफ ना बढ़ रही होती। बेबस और लाचार इन हालात को ना पहुंच जाती। उसने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। वो उनकी गिरफ्त में आ चुकी है। उनकी मान कर चलना अब उसकी मजबूरी है। वो अपने ही सोचों में मखमूर थी कि उसे रिमशा के आने की सरसराहट का भी एहसास नहीं हुआ। वो आते ही दादी की आराम कुर्सी पर झूलती हुई सहर से बोली, चक्कर दे आई हूँ और उस जगह से दूर ले गई हूँ उन्हें, वरना तुम लोगों के यहाँ से जाने से पहले ही आ जाता। कौन था? सहर ने पूछा। मैं जानती हूँ कि कौन था वो। रानी के पीछे आया है। मार देती, खत्म कर देती उसे, सांस पी जाती उसका, सहर ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, रिमशा ने गुस्से से कहा। क्यों, डर गई थी? हाँ, वो पढ़ रहा था, वरना वो दूसरा सांस ना ले पाता, रिमशा ने बेबसी से कहा। पता नहीं सूरज गुरूब हुआ है कि नहीं। ठीक उसी वक्त अलियास ऊपर छत से भागता हुआ आया और बोला, सूरज डूब गया है, हमारा वक्त शुरू हो गया है, ले चलो इसे, जल्दी करो जितनी जल्दी हो सकता है, अब मजीद इंतजार करना बेवकूफ़ी है। दादा दादी, इकबाल, शमाइला भी तेजी से कमरे से बाहर निकले। सहर ने रानी के पास जाकर कहा, चलो उठो और कुल्हाड़ी को पकड़ लो। रानी ने सहर की तरफ देखा। सरसराहट करती रिमशा भी पास आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो रानी साहबा। रानी के पास कोई रास्ता, कोई बचने की तदबीर नहीं थी। वो अपनी जगह से उठी। उसके कदम बोझल और बेजान से थे। उसने एक तरफ खुद ही रखी हुई कुल्हाड़ी उठाई और सहर की तरफ देखने लगी। रानी का दिल चाहा कि वो कुल्हाड़ी का वार करके सहर की गर्दन उड़ा दे। ये ख्याल अभी उसके दिल में आया ही था कि रिमशा की सरसराहट ने उसे चौंका दिया। वो रानी से 3 फुट के फासले पर खड़ी होकर बोली, ऐसा मत सोचो रानी साहबा, तुम ऐसा नहीं कर सकोगी जब तक कि। रिमशा ने कहा। दादी ने फौरन उसे टोकते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, खबरदार जो तूने आगे एक लफ्ज भी बोली। सहर ने दादी की तरफ देखा और बोली, मुंह से निकलने लगा था, जुबान को संभाल कर रखा कर। दादी ने इस बार कहा, जैसे सहर है वैसे ही बेअकल ये भी है, बहुत बोलती है। शमाइला को भी कहने का मौका मिल गया, जुबान मुंह में रहे तो कुछ पर्दा भी रहे। किसी और ने कुछ बोलना है तो वो भी बोल ले। सहर ने सब की तरफ देखते हुए कहा, हम सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं, चलो निकलो। दादी ने थकमाना लहजे में कहा। रात के साए गहरे हो गए। पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था। जमीन की हर चीज रोशन दिखाई दे रही थी। रानी उनके दरमियान चल रही थी।
किसी के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। रानी चलती तो उसके चलने की आवाज़ और रिमशा के कदमों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो दरख्तों से निकलकर एक खाली जगह पर आ गए। वो खाली जगह बहुत बड़ी नहीं थी, बस उस जगह बहुत से दरख्तों की बजाय एक ही दरख्त ऐस्तादा था। वो मजबूत और बड़ा दरख्त था। उस दरख्त पर एक भी पत्ता नहीं था। उसकी बल खाती हुई शाखें दरख्त के चारों तरफ फैली हुई थी। किसी शाख पर कोई हरियाली नहीं थी। उस दरख्त की महज शाखें ही थी। वो दरख्त भी अजीब सा लग रहा था और दूसरे दरख्तों से हटकर तन्हा ही खड़ा था। वो सब उस दरख्त के पास रुक गए। सब ने उस दरख्त को देखने लगे। रानी की निगाहें भी उस दरख्त को देख रही थी। वो हैरान भी हो रही थी कि दरख्त बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन किसी शाख पर कोई पत्ता नहीं है। इस दरख्त को तुम काटोगी? दादी ने उस दरख्त पर निगाहें मरकूज रखते हुए कहा। और हिम्मत से जल्दी काटना, इत्मीनान से काट लेना, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सूरज की पहली किरण से पहले तुमको ये दरख्त काटना होगा। दादा भी बोला। मैं कह रही हूँ हिम्मत से जल्दी काटना और तुम इत्मीनान की बात करते हो। दादी ने उसकी जानब देखते हुए आग बगोला होकर कहा। अब तुम अपना काम शुरू कर दो। अकबाल ने कहा, इनकी सुनती रहोगी तो हम इसी तरह कैद की जिंदगी ही गुजारेंगे। मुझसे ये नहीं होगा। रानी ने दरख्त देखते हुए बेबसी से कहा, मैं ये दरख्त नहीं काट सकती, तुझे करना होगा। दादी ने कहा, याद रख, हमारा काम नहीं करेगी तो मैं तुझे इसके साथ जाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं ये दरख्त नहीं काट सकती, प्लीज मुझसे ये काम नहीं होगा। रानी ने दादी की जानब देखते हुए इल्तिजा की, बंद करो ये रोना धोना और अपना काम शुरू करो, वरना हम तो किसी और को भी तलाश कर ही लेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा कीमा बनाकर इस जंगल की खुराक बना देंगे। दादी का लहजा दुरुस्त हो गया। फिर वो रानी के पास होकर उसके कान में बोली, दरख्त काटो, मुमकिन है मैं तुझे इसके हवाले होने ही ना दूं। क्या कहा तुमने दादी? अचानक रिमशा ने पूछा। मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से कहना। जो कहना था वो कह दिया। ये मैं बोली थी, रानी नहीं, कि तुम इसके दिल की बात भी सुन लेती। दादी ने कहा और उसकी जानब मुस्कुराकर देखा। वक्त ज़ाया हो रहा है। इलियास ने बेचैनी से कहा, जल्दी काटो इस दरख्त को। रानी चल शुरू कर अपना काम, सहर ने कहा और सब बिखर कर दाएं बाएं बैठ गए। रिमशा उसके इर्द गिर्द अपनी सरसराहट के साथ चक्कर काटा और मुस्कुराकर बोली, मुझे भी जल्दी है, चल जल्दी कर। रानी ने एक बार फिर सब की तरफ देखा और कुल्हाड़ी सीधी करके उस दरख्त की तरफ बढ़ी। इससे कबल उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। एक दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाना उसके बस की बात नहीं थी। दरख्त कुल्हाड़ी से काटना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था, लेकिन उसे हर हाल में दरख्त पर कुल्हाड़ी चलानी थी। इस दरख्त को काटना था। मौत रानी के दोनों जानब खड़ी थी। रानी ने पूरी कुव्वत से एक बार दरख्त पर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और रानी 3 बार के बाद ही हाँपने लगी। जगन और फहद इस जगह खो कर कभी इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अंधेरा भी छा गया। वो दरख्तों के दरमियान खड़े थे, इसलिए पूरे चांद की इस रात को उसकी रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही थी। जगन आते हुए कोई टार्च भी नहीं ला सका था। मुझे लगता था कि हम फंस गए, फहद ने कहा। अंधेरे की वजह से पता नहीं चल रहा, जगन ने अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा ख्याल है हम इस तरफ से आए थे, फहद ने एक तरफ इशारा किया। खुदा का नाम लेकर इस तरफ चल पड़ते हैं, वो मदद करेगा। जगन ने उस जानब देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यही रास्ता है। फहद ने फिर पुरयकीन लहजे में कहा, तो चलो। जगन ने कहा और उसकी तरफ चल पड़ा। कुछ आगे जाने के बाद जगन रुक गया। उसने कुछ पढ़ा और फिर बाएं तरफ हो गया और चलते चलते वो उस जगह पहुंच गए जहां चांद की रोशनी भी आ रही थी और दूर वो पुराना प्लेटफार्म भी दिखाई दे रहा था। खुदा ने हमारी मदद की और हम बाहर निकल आए। जगन ने कहा, वो रहा सामने प्लेटफार्म, अब किस तरफ जाना है? दोनों फिर प्लेटफार्म की तरफ चलने लगे। जगन आगे था जबकि फहद उसके पीछे। इत्तफाकन हमने ये रास्ता तो देख लिया। मुझे लगता है कि इस प्लेटफार्म के पीछे चलते हैं। जगन ने अपना ख्याल जाहिर किया। मेरा भी ख्याल यही है, फहद ने इत्तफाक करते हुए कहा और दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते उस तरफ चल पड़े। प्लेटफार्म अबूर करने के बाद वो अंदर की तरफ जाते हुए रास्ते पर चलने लगे। कुछ ही फासले पर दरख्तों में घिरे खस्ता हाल क्वार्टर दिखाई देने लगे।
जगन के कदम और तेज हो गए। वो मसलसल मुंह ही मुंह में पुरानी आयत पढ़ रहा था। कुछ ही देर में दोनों उसी क्वार्टर के सामने खड़े थे जहां वो सब रहते थे। वो अंधेरे में डूबा हुआ था। खामोशी ऐसी थी कि जैसे अभी वो दोनों को खा जाएगी। हर तरफ वहशत छाई हुई थी। मुझे लगता है कि रानी इस जगह थी, जगन ने होले से कहा। थी? इससे क्या मुराद है आपकी? मेरे साथ आओ, जगन ने कहा और वो आगे चलने लगा। फहद भी उसके पीछे था। चांद की रोशनी इतनी थी कि उन्हें रास्ता तलाश करने में दिक्कत पेश नहीं आई। जगन कुछ सुनने की कोशिश के साथ साथ अपनी जुबान में पढ़ते हुए आगे चला जा रहा था। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। जल्दी करो, शहर की तेज आवाज रानी के कानों में पड़ी। रानी डर गई। शहर की आवाज में अजीब तगय्युर था। इस बार उसके बोलने से लगता ही नहीं था कि वो शहर ही है। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। रानी ने एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी सीधी की और दरख्त पर वार करने लगी। रात की चांदनी में गहरे सकूत में कुल्हाड़ी की एक आवाज ठक ठक दूर तक सुनाई दे रही थी। जो ही ये आवाज जगन के कानों में पड़ी, वो तेजी से उस जानब दौड़ता हुआ बढ़ा। ठक ठक की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। जगन की आमद को एक बार फिर रिमशा ने महसूस किया और उसके कान खड़े हो गए। रिमशा ने अपनी गर्दन उठाकर देखा। फिर उसने रानी की तरफ, जो कुल्हाड़ी का वार कर रही थी, जैसे वो पागल हो गई हो। रिमशा जानती थी कि जिगन के पास जो सच्चा इल्म है, उसकी ताकत का मुकाबला वो ही नहीं, उनमें से कोई भी नहीं कर पाएगा। उन सब की एक हद बंदी थी। वो उससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन रिमशा तो जा सकती थी। उसने सोचा। रुक जाओ, रिमशा ने रानी से कहा। रानी रुक गई। वो बुरी तरह से हाँप रही थी। सबकी मतहय्यर निगाहें रिमशा की तरफ उठी हुई थी। उसने रानी को क्यों रोक दिया? दरख्त एक तरफ से कट रहा था। रानी हाँप और लड़ रही थी। क्या हुआ है? शहर ने पूछा। उसकी आवाज़ किसी लड़की जैसी नहीं थी। उसकी आवाज़ सुनते ही खौफ जिस्म में सरायत करने लगा। रानी, तुम ये कुल्हाड़ी छोड़ दो और मेरे पास आओ, रिमशा ने कहा। उसने अपना एक हाथ रिमशा की तरफ भी बढ़ा दिया। क्या हुआ है? शहर ने फिर खा जाने वाले लहजे में कहा। तुमने उसे क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, रिमशा ने कहा और फिर रानी से मुखातब हुई। रानी, तुम मेरे पास आओ, ये कुल्हाड़ी छोड़ दो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। रानी, तुम अपना काम करो, दादी ने उसी जगह रुककर कहा। उसका लहजा भी तेज था और आवाज़ में तगय्युर था। फिर वह रिमशा से बोली, तुझे क्या हो गया है? इसे काम करने देगी कि नहीं? मुझे लगता है कि ये रानी को इस काम से हटाना चाहती है, अलियास ने कहा। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। इसकी नीयत बदल गई है। ये चाहती है कि हमारा काम हो ना हो, ये रानी को अपने साथ ले जाए और ख़ुद इसका रूप इख्तियार कर ले। दरअसल जैसे जैसे दरख्त कटता, उनकी आवाज़ ही नहीं, शक्ल सूरत में भी तब्दीली आने लगती। और जो ही दरख्त काट कर नीचे गिरता, वो मुकम्मल तब्दील होकर अपनी असली शक्ल सूरत में वापस आ जाते। फिर दरख्त के नीचे गड्ढा खोद कर उन जंजीरों को बाहर निकालने की ज़रूरत थी और वो हर तरह से आज़ाद हो जाते। रानी, तुम मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ। रिमशा ने दाएं जानब देखा और रानी को तेज़ लहजे में कहा। अब रिमशा के लिए यह भी मुश्किल था कि जब तक रानी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, रिमशा उसके पास नहीं जा सकती थी, उसे छू नहीं सकती थी। रानी कभी रिमशा की तरफ देख रही थी तो कभी शहर की तरफ। रिमशा ने एक बार फिर उसकी अपनी जानब पुकारा। रानी ने कुल्हाड़ी ज़मीन पर रखने के लिए जो ही इरादा किया, एक तरफ जगन और शहर भागते हुए नमूदार हुए और जगन ने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, रानी, कुल्हाड़ी हाथ से मत छोड़ना। आवाज़ सुनते ही रानी ने जगन की तरफ देखा। जो ही उसकी निगाह जगन के चेहरे पर पड़ी, एक आशना चेहरे को देखकर रानी की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए। उसे जगन को उस जगह देखकर हैरत भी हुई और इस वक्त तो वह और भी चौंक पड़ी जब उसने फहद की तरफ देखा। फहद की निगाहें रानी के चेहरे पर जम गईं। रानी, मेरी तरफ आ जा, छोड़ दे कुल्हाड़ी। रिमशा चीखी। अपना हाथ मुझे दे, ये तुझे मार देंगे। काट दरख्त वरना तुझे मार दूंगी, दादी ने भी धाड़ कर कहा। और इसके साथ ही वे सब अपनी अपनी जगह से उठकर रानी की तरफ बढ़े। एक रिमशा ही थी जो उसकी तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि अपनी जगह खड़े होकर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। जगन आगे बढ़ा और उसने कुरान पाक की तलावत ऊंची आवाज़ में करना शुरू कर दी। पूरे जंगल में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। उन सब के कदम उसी जगह रुक गए और उनका रुख बदल गया। वो जगन की तरफ जाने लगे। वो जगन की ज़ुबान बंद करना चाहते थे,
ऐसे लगता था जैसे उन्हें जगन की तरफ जाने के लिए जोर लगाना पड़ रहा हो। वो कदम यूं उठा रहे थे जैसे वो सब किसी दलदल में चल रहे हो। वो जगन को ख़त्म कर देना चाहते थे। जगन की आवाज़ और भी बुलंद होती जा रही थी और जगन ने फहद को पढ़ने के लिए कहा था। वो भी पढ़ रहा था। रानी अपनी जगह खड़ी जगन और फहद की तरफ देखे जा रही थी, जबकि रिमशा बेचैन निगाहों से रानी को देख रही थी। वो इस इंतज़ार में थी कि कब मौका मिलता है और वो रानी को अपनी गिरफ्त में ले और उस जगह की ज़मीन छोड़ती है। यकदम चीखें बुलंद होने लगी। वो सब चीखते हुए जो जहाँ था ज़मीन में धंसने लगा। जगन पड़ता जा रहा था, वो सब धंसते जा रहे थे। उनकी चीखें और भी फलक शगाफ होती जा रही थी। रफ्ता रफ्ता वो सब ज़मीन में चले गए और ज़मीन यूं हमवार हो गई जहाँ कुछ हुआ ही नहीं। यकदम खामोशी छा गई। जगन की आवाज़ भी आहिस्ता हो गई। इसी असरा में रानी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। रिमशा इसी ताक में थी। यूं ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटी। रिमशा ने वक़्त ज़ाया किए बगैर रानी का बाजू पकड़ा और एक तरफ उसे लेकर भागी। जगन पढ़ते पढ़ते कुल्हाड़ी की तरफ भागा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस पर फूंक मारी और भागती हुई रिमशा की पुश्त की जानब फेंकी। कुल्हाड़ी कलबाजियाँ खाती हुई उसकी जानब बढ़ी और सीधी उसकी गर्दन में प्यूसत हो गई। रिमशा के मुंह से एक चीख निकली। रानी का हाथ छूट गया और वो एक दरख्त से जा टकराई। उस दरख्त की एक मजबूत शाख बाहर की जानब निकली हुई थी। वो सीधी उसकी सीने में दाखिल हो गई। रिमशा साकत हो गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। एक बार फिर गहरा सकूत छा गया। जगन और फहद उसकी जानब बढ़े। जगन ने रानी को उठाया, कुछ पड़ा और उसके माथे पर फूंक मारी। तुम ठीक तो हो बेटी? जगन ने पूछा। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे पास आ गए हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, रानी ने कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उसी रानी को देख रहा हूँ। फहद ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मुझे यहाँ से ले जाएं। रानी ने फहद की तरफ देखकर अपनी आंखें जगन के चेहरे पर मरकूज कर दी। मेरे गरूर, तकब्बर और ऊंची ख्वाबों की सदा इतना ही काफ़ी है। बस इतनी ही सदा बहुत है। घबराओ नहीं, अब सब कुछ ठीक है। हम तुम्हें जल्द ही घर ले जाएंगे। हम अभी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो गया है। रानी ने कहा। अपनी माँ की गोद में मैं सर रखकर रोना चाहती हूँ। हम आपको घर ही ले जाएंगे। जगन ने कहा। वो तीनों उसी रास्ते से वापस चल पड़े। कुछ ही देर में वो दरख्तों में गुम हो गए। उस जगह एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी कि अगर कोई इस जगह सांस ले रहा होता तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती। मान उसके गहरे सकूत को सरसराहट ने तोड़ दिया। रिमशा के पैर ज़मीन पर लगे। उसने हलाए और सरसराहट पैदा हुई। उसकी आंखें खुलकर अंधेरे में चमकने लगीं। उसने अपने जिस्म को हरकत दी। एक बार फिर पैर हलाए, वही सरसराहट उभरी और खामोशी टूटी। ऐसे ही उसने चंद बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई और उसका सारा जिस्म साकत हो गया। रानी अपने घर पहुंच गई। सारा घर उसके गिर्द जमा था। रानी की आंखें रो रो कर सूज गईं। सब ही उसे दिलासा दे रहे थे। उसकी हर भाभी उससे प्यार कर रही थी। जगन ने बताया कि रानी ने जो कुछ भी किया उसका अपना इख्तियार नहीं था। उसे जादू के जोर पर कराया जाता था और जो पुरअसरार कुव्वत उसके साथ थी वो उसे कुछ और सोचने की मोहलत ही नहीं देती थी। मुराद अहमद ने रानी का चेहरा अपने हाथ के प्याले में लेकर इंतहाई प्यार से कहा। रानी, सब कुछ भूल जाओ। तुम ये समझो कि तुमने एक डरावना ख्वाब देखा था और अब तुम्हारी आंख खुल गई है। सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बारे में अब तुम सोचो भी नहीं। रानी को ऐसी बातों ने फिर से ताकत दी। वो ज़हनी तौर पर ठीक होने लगी और फिर चंद दिनों के बाद माजी पर धुंध सी छाने लगी। वो हाल में लौट आई। वो जो हुआ उसे भूलने लगी। रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगे। एक बार फिर मामूल पर आने लगे। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि फहद के माँ बाप उसका रिश्ता लेकर रानी के घर आ गए। इससे पहले कि रानी के माँ बाप कोई जवाब देते, रानी ने खुद अपनी माँ और भाभीियों को फहद के बारे में बताया और कहा कि वो इस रिश्ते के लिए रज़ामंद है। हाफिज जी और जगन ने मस्कन में जाकर भी खूब पढ़ाई की। हाफिज जी एक शागिर्द हुकूमत के एक महकमे में बड़ा अफसर था। हाफिज जी ने उससे दरख्वास्त की कि वो इस बेइबाद घर को अपनी तहवील में लेकर आबाद करने की कोशिश करें। वक़्त गुजरने लगा। हवेली में मारिया और अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर तो थी ही,
लेकिन अपने शोहर के भटक जाने पर वो अक्सर आंसू बहाते हुए उसके लिए दुआ किया करती और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सारा गांव उसकी इज्जत करता था और रानी फहद के साथ खुशो खुरम जिंदगी की शाहराह पर गामजन थी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly